100 दिन इलाज क्यों ज़रूरी है? पहले क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता? दुनिया भर में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट का एक कॉन्सेप्ट रहा है। और जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है आमतौर पर 2 से 3 साल का समझा जाता है, जो कि अब दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा। कुछ साल पहले तक ये 3 साल का इलाज, 4 साल का, अभी दुनिया में 2-4 इलाज गाहें हैं जहाँ 3-4 साल का इलाज तजवीज़ किया जाता है, उसको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कहा जाता है। और ये जो 100 दिन का इलाज है अब दुनिया में स्टैंडर्ड माना जाता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। और इसके बाद आप समझें कि 100 दिन अंदर दाखिल रह के जो इलाज होता है तो उसको 100 दिन बाहर भी जारी रखना होता है। इसे हम फॉलो अप ट्रीटमेंट कहते हैं। और फॉलो अप ट्रीटमेंट जब मुकम्मल होता है 100 दिन, तो ये दोनों इलाज मिल के, जो इंडोर इलाज है और आउटडोर इलाज है, ये दोनों इलाज मिल के कामयाबी की राह हमवार करते हैं और फैमिलीज़ एक नई ज़िंदगी का मज़ा चखने लगती है। बहुत अरसे से उन्होंने कोई पुरसकून घड़ियाँ नहीं गुजारी होती। नशे की बीमारी जिस घर में आती है वो घर ज़लज़ले की पट्टी में आ जाता है और हर वक्त जो है वो घर पूरा हिलता रहता है और घर में लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आप यूँ समझें कि जैसे अगर आपके घर में एक हाथी हो और आप भी उसी घर में रह रहे हो और घर में हाथी घूम फिर रहा है, तो आप अपना पहलू बचा बचा के तो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसी तरह नशे के मरीज़ के साथ ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि वो झगड़ा करता है, कभी वो वसवसे और वहम करता है और कभी वो चीज़ें घर की बेच खाता है या कुछ इस तरह के काम भी होते हैं। तो इस बीमारी के साथ 2 बहुत बड़ी बातें वाबस्ता हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक शेम है, जो कि पूरा घर शेम में मुब्तला हो जाता है और किसी को चाहता है कि पता ना चले कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। और ये जो शेम में मुब्तला होना है, इसी की वजह से इलाज में एक बुनियादी जो है वो डिले होती है। और दूसरी वजह है डिनाइल, कि घर में रोज़ाना, चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीलियाँ बहुत छोटी होती हैं, तो बंदे को लगता है कि वो एक्लेमेटाइज कर रहा है, न्यू नॉर्मल्स हो रहे होते हैं, नई चीज़ें घर के नॉर्मल माहौल का हिस्सा बन रही होती हैं। तो काफ़ी अर्से तक पता ही नहीं चलता कि मामला किस कदर बिगड़ चुके हैं। तो ये जो डिनाइल है या खुद फरेबी है, इसके जाल से भी निकलने की ज़रूरत होती है। दूसरा, एक बड़ी छलांग आपको शेम के हवाले से भी लगाना पड़ती है कि घर की बात को बाहर कैसे निकालें। तो ये 2 बातें हैं जिन पे फोकस करने से इलाज की राह हमवार होती है कि एक तो अपने खुद फरेबी के जाल को समझें और हकीकत हाल को पहचानें, और दूसरा ये है कि शेम से निकल आए, क्योंकि नशे की बीमारी बहुत आम बीमारी है। आप किसी भी फैमिली से पूछेंगे तो वो आपको इसका असबात में जवाब देंगे कि उनके यहाँ भी नशे के मरीज़ मौजूद हैं। इसमें पाकिस्तान में कम अज़ कम मैंने पिछले 43 साल में देखा है कि कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है कि जहाँ नशे के मरीज़ मौजूद ना हों। इसलिए जो चीज़ इतनी वाइड स्प्रेड है, दुनिया भर में पेंडेमिक है, जैसे ये कोरोना की पेंडेमिक है। आप देखें, कोरोना से रोज़ाना अभी भी पाकिस्तान में 50-60 मरीज़ जो है दुनिया से जाते हैं, लेकिन नशे की बीमारी से रोज़ाना पाकिस्तान में कम से कम 300 लोग हैं जो कि मौत की वादी में उतर जाते हैं, और जो कि बहुत तकलीफ़ दे है। और ऐसे मरीज़ों को घर वाले फिर याद करते हैं, लेकिन किसी से अपने इस दुख को शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई नशे की बीमारी से इस दुनिया से जाता है तो सब रिश्तेदारों को ये बताया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ था या कोई हादसा हो गया या इस तरह। तो असल बात बीच में छुपी रहती है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 जो है वो नशा है। अमेरिका के बारे में भी यही कहा जाता है, वो कहते हैं कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 अल्कोहल है। पाकिस्तान में भी यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 या तो अल्कोहल है या फिर चरस है या फिर दीगर मनशियात हैं। तो इस मसले को हमें देखना ही पड़ेगा
अपनी आने वाली नस्लों को महफूज करने के लिए, क्योंकि अब नशे की बीमारी कोई स्ट्रीट वाला मामला नहीं रह गया। ये यूनिवर्सिटियों में जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है उसका उतना ही ज़्यादा बेड़ा गर्क है, और बहुत बड़े बड़े आला ओहदों पर मौजूद लोग भी नशे की लत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जिसको भी मूड और मिजाज की ख़राबी का सामना होता है, एक ना एक दिन वो नशे की राह पे ज़रूर कदम रख देता है, और फिर आगे चल के नशे की बीमारी आती है तो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाता है।